बीकॉम सेकेंड ईयर पेपर मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। आज की कक्षा का टॉपिक है सक्सेस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक की सफलताएं। छात्रों, भारतीय रिजर्व बैंक हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना सन 1935 में हुई थी। इसकी रिकमेंडेशन हिल्टन यंग कमीशन ने सन 1921 में की थी और आवश्यकता जताई थी कि कोई केंद्रीय बैंक भारत में स्थापित हो जो बैंकिंग क्षेत्र का नियमन नियंत्रण करे। इसके बाद और भी कई आयोग गठित हुए जिन्होंने केंद्रीय बैंक की आवश्यकता को महत्व दिया और उसी के फलस्वरूप सन 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट बनाया गया और 1 अप्रैल 1935 से भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य आरंभ किया। केंद्रीय बैंक ने को विशेष दर्जा दिया गया, व्यापारिक बैंक से अलग इसके फंक्शंस रखे गए। पिछली कक्षा में हमने इसके कार्यों के बारे में पढ़ा था। अब आज हम डिस्कस करेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में एक केंद्रीय बैंक के रूप में कितना सफल रहा है और क्या इसकी कुछ कमियां रही है या कुछ इसकी असफलताएं भी है। तो आइए आज डिस्कस करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की सफलता और असफलता के सोपानों पर। भारतीय रिजर्व बैंक की सफलता के सोपानों में सफलता के कई चरण हैं, कई बिंदु हैं। कई बिंदुओं के आधार पर हम भारतीय रिजर्व बैंक की सफलता को प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर मूल रूप से मोटे तौर पर कहा जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में अपनी सफल भूमिका का निर्वहन कर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में, भारतीय मौद्रिक प्रणाली को सुदृढ़ करने में, भारतीय वित्तीय तंत्र को सुधारने में रिजर्व बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आइए उन बिंदुओं की चर्चा करते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक की सफलता के सोपान पर पहुंचाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की सफलता के सोपान पर पहुंचाने वाला पहला बिंदु है नोट इशू एंड मनी सप्लाई, मुद्रा का निर्गमन और मुद्रा की आपूर्ति। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना से पहले भारत में नोट निर्गमन का कार्य व्यापारिक बैंक करते थे और सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो बाद में स्टेट बैंक के रूप में राष्ट्रीयकृत हुआ 1955 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ने की स्थापना 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर की गई थी: प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ ट्रावनकोर। इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नोट इशू के अधिकार थे, लेकिन एक व्यापारिक बैंक था, अतः मुद्रा निर्गमन का कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर पा रहा था। और ये जो मुद्राएं थी, अलग अलग बैंक और भी कई बैंकों द्वारा मुद्रा निर्गमन किया जा रहा था, अतः भारत में 1 रुपये मुद्रा नहीं थी, निर्गमन व्यवस्था नहीं थी और इसीलिए मुद्रा आपूर्ति की स्थिति भी 1 रुपये नहीं थी, उसमें भी विभेद था। तो भारतीय रिजर्व बैंक की सफलता इस बात में कि एक मात्र नोट इशू एजेंसी के रूप में उसने सफलता प्राप्त की। अलग अलग तरह के नोट प्रकाशित किए, आवश्यकता के अनुसार नोट निर्गमन की पद्धतियों में बदलाव किया। अल्प विकसित राष्ट्र की दृष्टि से, विकासशील राष्ट्र की दृष्टि से भारत में जितनी वित्त की आवश्यकता थी, मुद्रा की आवश्यकता थी, मुद्रा की पूर्ति करने के लिए प्रयास किया। डिमांड काल टाइम पीरियड सीजन में मुद्रा की आपूर्ति को बनाए रखने का प्रयास किया गया। इस तरह से भारतीय रिजर्व बैंक नोट इशू की दृष्टि से, मनी सप्लाई की दृष्टि से सफल रहा है। दूसरी सफलता का सोपान का बिंदु है मौद्रिक नीति हमारे देश में सरल है, सस्ती है, महंगी नहीं है, ब्याज दरें इसकी कम है। इस तरह से चीप मॉनेटरी पॉलिसी की दृष्टि से भी भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो सफल रहा है। लोक ऋणों के प्रबंधन में भी भारतीय रिजर्व बैंक को सफल माना गया है। विकास के साथ साथ पब्लिक डेट की जरूरत भी होती है। वित्त की उद्योग में, वित्त में, कृषि में वित्त की आवश्यकता होती है और सार्वजनिक ऋणों का बहुत महत्व होता है। सार्वजनिक ऋणों का कुशल प्रबंधन केंद्रीय बैंक के द्वारा ही संभव होता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक ऋणों के कुशल प्रबंधन की दृष्टि से भी सफल रहा है। इसने आवश्यकता अनुरूप उद्योगों के लिए विकास बैंकों की स्थापना करके वाणिज्यिक बैंकों को
एक्टिवेट करके उन्हें चैनलाइज करके अच्छा सार्वजनिक ऋण व्यवस्था स्थापित की है। इस दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक को सफलता मानी जाती है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना करके बैंकों के नियमों और नियंत्रण का महत्वपूर्ण कार्य रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में बैंकिंग व्यवस्था चरमरा गई थी। निजी क्षेत्रीय बैंक थे, वो असफल होने लगे थे। जनता का धन जो है वो बैंकों में डूब रहा था और जनता का बैंकों के प्रति अविश्वास पैदा हो रहा था। ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक ने बैंकिंग संस्थाओं के नियमन और नियंत्रण के लिए बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 पारित किया। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बनाया गया और उस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के में जो रिजर्व बैंक को अधिकार दिए गए केंद्रीय बैंक के रूप में, उन अधिकारों का सदुपयोग करते हुए, उनका पूरा उपयोग करते हुए बैंकिंग व्यवस्था को नियमित और नियंत्रित करने में की सफल भूमिका रिजर्व बैंक ने निभाई है। अतः रिजर्व बैंक का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को के सफल संचालन में उसके रिजर्व बैंक का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। रिजर्व बैंक की सफलता का एक और सोपान है क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, साख नियंत्रण की नीति। विकास के साथ साथ देश में साख की मात्रा साख की उपलब्धता भी बहुत आवश्यक होती है। साख की उपलब्धता के साथ साथ उससे नियमित करके उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना एक बहुत ही कठिन और दुरूह कार्य होता है। ये कठिन और दुरूह कार्य रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया। इसने अपनी साख नियंत्रण नीति के माध्यम से साख की आवश्यकता की पूर्ति की है। जब साख की कमी की आवश्यकता हुई तो कमी के लिए उन्होंने इसने महत्वपूर्ण उपकरण काम में लिए। बैंक दर, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, क्वालिटेटिव टेक्निक्स में मोरल परसुएशन, एसएलआर में कमी, सीआरआर में कमी, ऐसे कई टेक्निक्स काम में लिए। पृथक से बैंक साख नियंत्रण के ऊपर अलग से एक कक्षा ली जाएगी, क्योंकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और क्रेडिट कंट्रोल पर बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो पॉलिसी ऑफ क्रेडिट कंट्रोल ऑफ आरबीआई पर हम अलग से कक्षा लेंगे और उसमें विस्तार पूर्वक आरबीआई के साख नियंत्रण के उपाय और उनके प्रभावों पर चर्चा की जाएगी। अभी फिलहाल तो सक्सेस के रूप में हम कह सकते हैं कि क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी आरबीआई ने बहुत परफेक्ट बनाई और उसकी अच्छी सफल भूमिका साख नियंत्रण नीति के अंतर्गत रही है। मनी मार्केट देश के विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है और मुद्रा बाजार भारत में असंगठित था, अनियमित था और जिस तरह से विदेशों में हम विकसित देशों में मुद्रा बाजार देखते हैं, लंदन मनी मार्केट या न्यूयॉर्क मनी मार्केट से हम तुलना करते हैं तो भारत का मुद्रा बाजार उतना प्रभावी नहीं था। रिजर्व बैंक ने भारत के मुद्रा बाजार के विकास और उसको ऑर्गेनाइज करने में, उसको संगठित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और केंद्रीय बैंक के नियंत्रण के कारण, उसकी मौद्रिक पॉलिसी के कारण मनी मार्केट हमारे देश में डेवलप हुआ और उसका विकास हुआ। यद्यपि न्यूयॉर्क मनी मार्केट और लंदन मनी मार्केट जैसी सुदृढ़ता अभी भारतीय मनी मार्केट में नहीं है, लेकिन बहुत बड़े असंगठित क्षेत्र को संगठित करने में रिजर्व बैंक की भूमिका रही है। इस दृष्टि से भी रिजर्व बैंक की सफलता को हम माप सकते हैं। एक और सफलता का सोपान है स्टेबिलिटी इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दरों में स्थिरता। यद्यपि ब्याज दर पूर्ण स्थिरता नहीं लाई जा सकती, लेकिन कम से कम उसमें उच्चावचन हो, फ्लक्चुएशन हो, इसके लिए आरबीआई ने प्रयास किया और रिजर्व बैंक ने अब तक, अगर हम रिजर्व बैंक की स्थापना से लेकर के वर्तमान तक अगर हम रिजर्व बैंक की ब्याज दर की नीति को देखें तो ब्याज दर की नीति में हमें एक सुदृढ़ता दिखाई देती है, स्थिरता दिखाई देती है। बहुत अधिक फ्लक्चुएशंस रेट ऑफ इंटरेस्ट में आरबीआई ने नहीं आने दिए। अपने प्रयासों से, अपनी नीति के कारण, अपनी परामर्श के कारण रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में, मार्केट इंटरेस्ट रेट्स में ज़्यादा बदलाव नहीं आने दिया है और अगर बदलाव आया है, उच्चावचन हुआ है, तो उसे नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ने माकूल कदम भी उठाए हैं। इस तरह से इंटरेस्ट रेट की स्टेबिलिटी की दृष्टि से भी रिजर्व बैंक सक्सेस रहा है।
एक और सक्सेस का बिंदु है रुपए के मूल्यों में स्थिरता लाना। इंटरनल एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपीस, आंतरिक मूल्यों में भी कमी नहीं होने देना, यानी बहुत अधिक मूल्य स्तर में वृद्धि नहीं होने देना, और विनिमय दर में भी बहुत अधिक बदलाव नहीं लाने देना, यानी मुद्रा के मूल्य जो है वो विदेशों में भी नहीं करने देना। इन दोनों मोर्चों पर भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो सफल रहा है। मूल्य स्तर में वृद्धि पर मुद्रा की मात्रा में कमी करके साख नियंत्रण के उपाय अपना करके रिजर्व बैंक ने भारतीय रुपए के मूल्य को स्थिर रखने का प्रयास किया। विदेशों में बैलेंस ऑफ पेमेंट को असंतुलन के कारण जब एक्सटर्नल वैल्यू रुपीस की गिरने लगी है, तब रिजर्व बैंक ने अपने कड़े कदम उठाए हैं। विदेशी मुद्रा के भंडार को नियोजित किया है, नियमित किया है, और एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं करने दिया है। इसके लिए कई कड़े कदम भी रिजर्व बैंक को उठाने पड़े हैं, तो रिजर्व बैंक ने उन्हें उठाया है। इस प्रकार रिजर्व बैंक के सफलता के सोपान को हम और भी अलग अलग क्षेत्रों में रिजर्व बैंक की भूमिका का अध्ययन करके भी कर सकते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इंडस्ट्रियल फाइनेंस में आरबीआई ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और औद्योगिक विकास संस्थाएं या विकास संस्थाएं, विकास निगमों की स्थापना आरबीआई के सलाह से, आरबीएम के माध्यम से हुई है। और उन विकास संस्थाओं के फलस्वरूप देश में इंडस्ट्रियल फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पूरी हुई है। इस तरह से कृषि विकास के लिए तो आरबीआई ने अपना एक विभाग ही खोल रखा था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। बाद में आरबीआई ने नाबार्ड के रूप में एक नई संस्था की स्थापना कर दी। इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए कई निगम, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, आईएफसीआई की स्थापना की। यूटीआई, एलआईसी, एचडीएफसी, आईडीबीआई, ऐसे कई निगम औद्योगिक वित्त के लिए रिजर्व बैंक के माध्यम से स्थापित हुए। कृषि विकास के लिए त्रिस्तरीय सहकारी संरचना और उसके शीर्ष संस्थान के रूप में नाबार्ड की स्थापना, प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक्स राज्य स्तर पर, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स जिला स्तर पर, और प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ग्रामीण स्तर पर, और इन सब के ऊपर केंद्रीय रिजर्व बैंक का कृषि विभाग, जो बाद में उसे नाबार्ड के रूप में एक नवीन संस्था के रूप में स्थापित कर दिया गया। रिजर्व बैंक ने बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और बैंकों के चेकों के समाशोधन के लिए बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही टाइम बाउंड प्रोग्राम स्कीम्स बनाई गई। क्लियरिंग हाउसेस का कॉन्सेप्ट लाया और क्लियरिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया, जिससे देश में मनी के फ्लो को बढ़ने में बहुत सुविधा हुई। और अब तो नेट बैंकिंग होने के बाद, इंटरनेट कंप्यूटराइजेशन बैंकों में होने के बाद तो डायरेक्ट क्लियरिंग अरेंजमेंट्स हो गए। उससे पहले हर जगह पे एक लीड बैंक बनाया गया, लीड बैंक को क्लियरिंग हाउसेस बनाए गए, और क्लियरिंग हाउसेस में सभी बैंक के अधिकारी एकत्रित होकर के अपने चेकों का समाशोधन करते थे। इस तरह की साइंटिफिक, परफेक्ट, टाइम बाउंड प्रोग्राम स्कीम जो है वो रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई गई। इसलिए औद्योगिक वित्त की दृष्टि से, कृषि वित्त की दृष्टि से, क्लियरिंग अरेंजमेंट्स की दृष्टि से आरबीआई की सफल भूमिका रही है। एक और भूमिका की सफलता का सोपान है वो इन्फ्लेशन को रोकने में। व्यापारिक चक्रों में तेजी और मंदी का व्यवस्था रहती है और दुनिया भर में ये चक्र चलते रहते हैं। भारत में विकासात्मक इन्फ्लेशन, डेवलपमेंटल इन्फ्लेशन, विकासात्मक स्फीति का की स्थिति भारत में उत्पन्न हुई, क्योंकि विकास के लिए धन की आवश्यकता होती है, और जब जनता में पहुंच जाता है तो क्रय शक्ति को बढ़ा देता है, लेकिन उत्पादन उस तुलना में नहीं बढ़ पाता है, और वस्तुओं की मांग बढ़ जाने के कारण और कम वस्तुएं उपलब्ध होने के कारण वस्तुओं के मूल्य स्तर बढ़ने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो डेवलपमेंटल इन्फ्लेशन है, विकास जनित स्फीति है, उसको नियंत्रित करने में रिजर्व बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस दृष्टि से भी रिजर्व बैंक की सक्सेस को हम गिन सकते हैं। रिजर्व बैंक ने
शोध और प्रकाशन की दृष्टि में भी बहुत सफलता हासिल की है। रिजर्व बैंक की त्रैमासिक करेंसी एंड फाइनेंस की रिपोर्ट, आरबीआई बुलेटिन, ऐसे कई पब्लिकेशन हैं। दूसरा, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, छह मासिक और वार्षिक तथ्यों का संकलन, उनका विश्लेषण करना, उनका प्रकाशन करना, यह आरबीआई की एक महत्वपूर्ण सफलता का के सोपान है के रूप में गिने जा सकते हैं। रिजर्व बैंक इतना ही नहीं, रिजर्व बैंक ने अपने व्यापारिक बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए, उनकी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए भी वित्त उपलब्ध कराया है। और बैंकर्स बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ने बहुत ही सफलता हासिल की है। यानी शेड्यूल बैंकों को, अनुसूचित बैंकों को, यानी उन बैंकों को जिन्हें रिजर्व बैंक अपनी द्वितीय शेड्यूल अनुसूची में सम्मिलित कर लेता है, उन बैंकों को वित्तीय सुविधा रिजर्व बैंक के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। उनके बिलों का डिस्काउंटिंग करते हैं, उनके डेली डे टू डे लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स आरबीआई के द्वारा पूरा किया जाता है। तो इस कार्य में बैंकर्स बैंक के रूप में एक अच्छी सफलता, अच्छी ख्याति रिजर्व बैंक ने प्राप्त की है। इस दृष्टि से भी हम आरबीआई को सफल मान सकते हैं। देश में बैंकिंग विकास की दृष्टि से भी रिजर्व बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और भारत में खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैंकिंग विकास हुआ है और बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है और राष्ट्रीयकरण के बाद बैंक शाखाओं का विस्तार हुआ है, इन सब का श्रेय रिजर्व बैंक को जाता है। इस तरह से रिजर्व बैंक जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका रही है, सफल भूमिका रही है। चाहे वो नोट इश्यू हो, चाहे वो सस्ती मुद्रा दर हो, चाहे पब्लिक डेट का मैनेजमेंट हो, चाहे बैंकिंग एक्ट का क्रियान्वयन हो, क्रेडिट पॉलिसी के का कंट्रोल हो, मनी मार्केट का डेवलपमेंट हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट को स्टेबिलिटी लानी हो, इंटरनल एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपये की बढ़ानी हो, इंडस्ट्रियल फाइनेंस की बात हो, एग्रीकल्चर फाइनेंस की बात हो, क्लीनिंग अरेंजमेंट की बात हो, इन्फ्लेशन पर कंट्रोल करना हो, रिसर्च एंड पब्लिकेशंस की बात हो, बैंकर्स बैंक के रूप में बैंकिंग विकास की दृष्टि से रिजर्व बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आइए अब चर्चा करते हैं, क्या रिजर्व बैंक 100% सफल रहा है या उसकी कुछ कमियां भी रही है। रिजर्व बैंक 100% सफल नहीं रहा है। कुछ बातों में, कुछ बिंदुओं की दृष्टि से रिजर्व बैंक की असफलता को भी हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे एक तरफ हम रिजर्व बैंक की इस बात के लिए सफलता मानते हैं कि उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल, इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल किया है, लेकिन दूसरी ओर जिस तीव्र गति से, जितनी आवश्यकता के अनुरूप मुद्रास्फीति को रोकने का प्रयास रिजर्व बैंक को करना चाहिए था, वो नहीं कर पाया है। और देश में कई बार समय ऐसा मौका आया है जब स्फीति दर टू डिजिट से ज़्यादा हो गई है। यानी जब 2% तक इन्फ्लेशन रहता है तो उसे रेंगता हुआ या क्रिपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। 5% तक इन्फ्लेशन रहता है तो हम उसे वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। और जब इन्फ्लेशन 2 डिजिट में आ जाता है, यानी 10% या उससे अधिक हो जाता है, तो उसे हम गैल्पिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, छलांग लगाता हुआ इन्फ्लेशन। तो भारत में कई बार ऐसी स्थिति आई है जब 20%, 20-21%, 22%, 24% तक इन्फ्लेशन रेट गई है। 2 डिजिट इन्फ्लेशन रहा है लंबे समय तक। हालांकि वर्तमान में भी सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन है, 6 to 7% इन्फ्लेशन रेट चल रही है। काफी सक्सेस, आरबीआई की सक्सेस हम कह सकते हैं। लेकिन बीच में कुछ वर्षों तक गैल्पिंग इन्फ्लेशन भी भारत को फेस करना पड़ा है, भारतीय अर्थव्यवस्था को फेस करना पड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि उस दृष्टि से आरबीआई जो है वो सफल नहीं रहा है, कम सफल रहा है। वो चेक कंट्रोल करने में सफल नहीं हो पाया और 2 डिजिट इन्फ्लेशन की तरफ भी भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ी है। मनी मार्केट के बारे में, हालांकि रिजर्व बैंक ने मनी मार्केट को ऑर्गेनाइज करने के पूरे प्रयास किए गए हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ने अधिकार लिए हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स को कंट्रोल करने के लिए भी अधिकार लिए हैं। मनी लेंडर्स एंड इंडिविजुअल बैंकर्स के लिए भी रिजर्व बैंक ने कई गाइडलाइंस जारी की है। इन सब के बावजूद भी मनी मार्केट आज भी अनऑर्गेनाइज्ड है, उतना स्ट्रांगली ऑर्गेनाइज नहीं है जितना हमें विकसित देशों को मिलता है। लंदन मनी मार्केट और न्यूयॉर्क मनी मार्केट में मिलता है। इस दृष्टि से भी हम रिजर्व बैंक को बहुत अधिक सफल नहीं मानते हैं। बैंकिंग फैसिलिटीज की बात करें, यद्यपि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की शाखा विस्तार के लिए बहुत प्रयास किए हैं। लाइसेंस व्यवस्था में कई आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। बैंकिंग विकास के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बहुत
अच्छे प्रयास रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैंडर्ड्स देखते हैं तो भारत में आज भी 50,000 की पॉपुलेशन पर एक बैंक ब्रांच है, जबकि इसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है 5,000 की पॉपुलेशन पर एक बैंक ब्रांच होना चाहिए। इस दृष्टि से आज भी हम कह सकते हैं इनएडुकेसी ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज़ है। आज भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ हमारी पूरी नहीं है, खासतौर से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग विकास उस सोपान पर नहीं को प्राप्त नहीं कर पाया जो होना चाहिए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से हम आज भी हमारी बैंकिंग फैसिलिटीज कम है। बैंकों द्वारा जो सुविधाएं कस्टमर को प्रदान की जाती है, कस्टमर सर्विसेज की कंडीशन भी हमारे देश में काफ़ी पुअर है। जितनी डेवलप्ड कंट्रीज में या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कस्टमर सर्विसेज होनी चाहिए वो नहीं मिल पाई है। तो इस दृष्टि से भी हम कह सकते हैं कि आरबीआई जो है वो सफल नहीं हुआ है। यद्यपि वैल्यू ऑफ रुपी को स्टेबल करने के लिए, उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने खूब प्रयास किए हैं, लेकिन फिर भी वैल्यू ऑफ रुपी में इनस्टेबिलिटी रही है और डॉलर के मुकाबले या विदेशी मुद्रा के मुकाबले भारतीय रुपये में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलते हैं। इस दृष्टि से भी हम कह सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो सफल नहीं हुआ है। बिल मार्केट की बात करें तो बिल मार्केट जैसा लंदन मनी मार्केट में स्वीकृति गृह हैं, कटौती गृह हैं, उस तरह के सुदृढ़ स्वीकृति गृह, कटौती गृह बिल मार्केट के रूप में हमारे देश में विकसित नहीं हो पाए। यह कार्य आज भी व्यापारिक बैंकों के द्वारा ही पार्शियली किया जाता है। इस दृष्टि से भी रिजर्व बैंक को असफल मान सकता है। तो कहने का अर्थ यह कंक्लूजन रूप में कह सकते हैं, यद्यपि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत अधिक कार्य किया है, वित्त व्यवस्था मौद्रिक तंत्र को सुधारने के लिए उसके सफलता के सोपान के कई बिंदु हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्षेत्र रह गए हैं, जो कुछ ऐसी कमियां रह गई हैं, जैसे इन्फ्लेशन को रोकने में, मनी मार्केट के डेवलप करने में, वैल्यू ऑफ मनी की स्टेबिलिटी में, बिल मार्केट को डेवलप करने में, जिससे हम कह सकते हैं वो असफलता भी रही है। ये थे रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की सफलता और असफलता के सोपान। आज की कक्षा यहीं पूर्ण होती है। थैंक यू वेरी मच।